बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और जानेंगे कि विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता में क्या अंतर है और जो गैसों की दो विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं उसमें से कौन सी विशिष्ट ऊष्मा का मान किससे ज्यादा होता है। तो बिना किसी देर किए हुए आइए सबसे पहले जानते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता के बारे में। तो ऊष्माधारिता क्या होती है, ये मेरी समझ से पहले भी किसी क्लास में बताया गया होगा। तो किसी वस्तु के पदार्थ की ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के ताप में एकांक वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। यहां पर हमने बात की है ताप में एकांक वृद्धि की, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस उसके ताप में वृद्धि की जाए तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। यह निश्चित रूप से द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। यदि वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी। यदि उसी पदार्थ का द्रव्यमान कम है तो हमें कम ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी यदि हम ताप में मान लिया 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करें। तो यहां पर जो हमने परिभाषा लिख रखी है वो देखिए, किसी वस्तु के पदार्थ की ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस के परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। यानी उस वस्तु के पदार्थ का ताप हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है और ऐसा करने के लिए जितनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो उसकी ऊष्माधारिता कहलाएगी। इस तरह से जो है ऊष्माधारिता का मात्रक जो होता है जूल पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन भी हो सकता है। उसी तरह से जो है कैलोरी में कहें तो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस इसका मात्रक होता है। तो आइए अब विशिष्ट ऊष्मा को समझें और उसके बाद हम देखें कि विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता किस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं। देखिए, प्रयोगों द्वारा और हम अपने कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो हम ये देखते हैं कि यदि वस्तु का द्रव्यमान कम लिया जाए और ताप में मान लिया हम 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर रहे हैं तो कम ऊष्मा की आवश्यकता होगी। यदि वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा लिया जाए और ताप में फिर से वृद्धि हम 1 डिग्री सेल्सियस की करें तो जो है ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी। यानी ऊष्मा, दी गई ऊष्मा जो है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है यदि हम उस वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करें। यानी किसी निश्चित ताप की वृद्धि हमें करनी है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। उसी तरह से यदि मान लिया हम द्रव्यमान निश्चित कर लें, वस्तु का द्रव्यमान निश्चित कर लें, मान लिया 1 किलोग्राम ले लें और यदि हम पहली बार मान लिया हमने उसमें 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की तो कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अब यदि हम उतने ही द्रव्यमान का ताप यदि 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी। इस तरह से हमें यह पता लगा कि दी गई ऊष्मा जो है ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस तरह से दी गई ऊष्मा जो होती है वो द्रव्यमान तथा ताप में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। और यही हमने लिख रखा है, प्रयोगों द्वारा ज्ञात होता है कि पदार्थ को गर्म करने के लिए दी गई ऊष्मा Q की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान m तथा ताप वृद्धि डेल्टा T के अनुक्रमानुपाती होती है। Q अनुक्रमानुपाती का चिन्ह m डेल्टा T, Q इज इक्वल टू C m डेल्टा T। यहाँ C एक नियतांक है जिसे वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यदि m का मान 1 किलोग्राम, डेल्टा T का मान 1 डिग्री सेल्सियस लिया जाए, यहां पर 1 किलोग्राम की जगह 1 ग्राम भी ले सकते हैं। एकांक द्रव्यमान लेना है तो 1 किलोग्राम या 1 ग्राम। तो जब हमने इसमें रखा m की जगह 1, डेल्टा T की जगह 1, तो ये Q बराबर C आ गया। तो इस आधार पर, इस कंडीशन के आधार पर हम विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा लिखेंगे। तो किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। तो यहां पर विशिष्ट ऊष्मा में विशिष्ट क्या है? विशिष्ट यह है कि हमने यहां पर
जो है पदार्थ का द्रव्यमान जो लिया है वो एकांक लिया है, 1 किलोग्राम या 1 ग्राम लिया हुआ है। जबकि उष्माधारिता के केस में हमने द्रव्यमान के बारे में कोई बात नहीं की, केवल हमने क्या किया, वहां पर वस्तु का ताप जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, वो यहां भी है। और यहां पर हमने विशेषता क्या कर दी है कि द्रव्यमान भी 1 किलोग्राम या 1 ग्राम लिया हुआ है। तो किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट उष्मा कहते हैं उस पदार्थ की। तो हर एक पदार्थ की अपनी एक विशेष जो है विशिष्ट उष्मा होगी, उसकी जो है फिक्स वैल्यू होगी। अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग विशिष्ट उष्माएं होंगी, जैसे तांबे की विशिष्ट उष्मा अलग, लोहे की अलग, पानी की विशिष्ट उष्मा अलग। तो विशिष्ट उष्मा अलग अलग होगी और उष्मा धारिता इस बात पर निर्भर करेगी कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है। ज्यादा द्रव्यमान है तो ज्यादा वो उष्मा धारण कर लेगी अपने अंदर, है ना। तो इस तरह से जो ये जो हमारी उष्मा धारिता है, उस किसी वस्तु की उष्मा धारिता या किसी वस्तु के पदार्थ की उष्मा धारिता हमें यदि ज्ञात करनी है तो हम क्या करें, उसके द्रव्यमान को उसके पदार्थ की विशिष्ट उष्मा से गुणा कर दें, क्योंकि विशिष्ट उष्मा परिभाषित की गई है एकांक द्रव्यमान के लिए। तो एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है वो विशिष्ट उष्मा हो जाती है। और यदि द्रव्यमान m हो, यानी कोई विशेष द्रव्यमान लें, तो कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी, तो विशिष्ट उष्मा को हम जब उसके द्रव्यमान से गुणा कर देंगे वस्तु के, तो हमें उस वस्तु के पदार्थ की उष्मा धारिता पता लग जाएगी कि उसमें कितनी उष्मा धारण करने की क्षमता है, वो कितनी उष्मा धारण कर सकती है। तो इस तरह से हमने ये फार्मूला निकाला, C का फार्मूला आ गया, C बराबर हो गया, देखिए Q/m डेल्टा T। इस फार्मूले के आधार पर हम इसका मात्रक लिख सकते हैं। Q का मात्रक जूल है, m का मात्रक किलोग्राम है और ये ताप में परिवर्तन डिग्री सेल्सियस या केल्विन है ना। तो विशिष्ट उष्मा का मात्रक जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या कैलोरी में यदि हम उष्मा को व्यक्त कर रहे हैं तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यानी किलो कैलोरी के साथ किलोग्राम आएगा, जूल के साथ दोनों आ सकते हैं, जूल प्रति ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो विशिष्ट उष्मा का मात्रक जो है जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस या किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। और 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4.18 गुणा 10 की घात 3 जूल। इसको लगभग 4.2 गुणा 10 की घात 3 जूल भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से उष्माधारिता बराबर होती है द्रव्यमान गुणा विशिष्ट उष्मा। किसी वस्तु की हमें उष्माधारिता पता करनी है तो उसके द्रव्यमान को उसके पदार्थ की विशिष्ट उष्मा से गुणा कर दें तो हमें उष्माधारिता पता लग जाएगी। तो मेरी समझ से यहां पर उष्माधारिता और विशिष्ट उष्मा का अंतर समझ में आ गया होगा। विशिष्ट उष्मा में हमें विशेषता रखनी है, 1 ग्राम या 1 किलोग्राम द्रव्यमान लेना है, ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। जबकि उष्माधारिता के केस में द्रव्यमान की बात हमें नहीं करनी है, बस ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। और ये उष्माधारिता और विशिष्ट उष्मा में संबंध हो गया। ये जो परिभाषा दी गई है वो द्रवों और ठोसों के लिए तो पर्याप्त है विशिष्ट उष्मा की, क्योंकि द्रवों में जब या ठोसों में जब उष्मा दी जाती है तो उसके आयतन में नगण्य वृद्धि होती है, बहुत कम वृद्धि होती है। जबकि यही बात यदि गैसों के केस में देखा जाए तो वहां पर गैसों को जब उष्मा दी जाती है तो उसके आयतन में बहुत अधिक वृद्धि होती है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। इस आधार पर गैसों में 2 प्रकार की विशिष्ट उष्माएं परिभाषित की जाती हैं। एक तो हम गैसों के आयतन को स्थिर रखते हुए उसको उष्मा प्रदान करें, उष्मा दें या उष्मा लें, है ना। और दूसरा केस जो है दाब को स्थिर रखते हुए
गैस को ऊष्मा दी जाए या ली जाए। तो गैसों के लिए हम ऊष्मा दो कंडीशन में परिभाषित करेंगे। गैसों की विशिष्ट ऊष्माएं जो हैं वो दो प्रकार की हुई, दो तरह से परिभाषित की जाती हैं। नंबर एक होता है स्थिर आयतन पर, ये गैसों के लिए है विशेष करके, है ना। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, गैसों के लिए मैं फिर बता रहा हूं, इसको हम CV कहते हैं। तो देखिए परिभाषा वही है, बस हमें आयतन को स्थिर रखना है। यदि स्थिर आयतन पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान, इसकी जगह पर हम 1 ग्राम द्रव्यमान या 1 किलोग्राम द्रव्यमान भी ले सकते हैं। स्थिर आयतन पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यहां पर हमने क्या किया है, आयतन को स्थिर रखा है और गैस को ऊष्मा प्रदान की है। जैसे मान लिया ये सिलेंडर है, इसमें गैस भर दें और ऊपर से एक पिस्टन लगा दें। पिस्टन को हमें खिसकने नहीं देना है, आयतन जिससे कि गैस का बना रहे उतना ही, जितना कि इस समय है। ये पिस्टन को बाहर नहीं जाने देना है, फिक्स कर दिया है इसको, फिक्स है ना। तो आयतन स्थिर है। अब उसमें हमने ऊष्मा दी और मान लिया इसमें हमने 1 ग्राम या 1 किलोग्राम गैस ली है, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा को हम परिभाषित कर रहे हैं ना, तो 1 किलोग्राम या 1 ग्राम गैस लेनी पड़ेगी। ताप हम कितना बढ़ाएंगे, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ा देंगे। तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वही जो है इस गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा होगी। तो स्थिर आयतन पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने घटाने के लिए भी सही है। देखिए जहां हम गैस ताप बढ़ा रहे हैं वो घटाने के लिए भी, भाई घटाएंगे तो हमें ऊष्मा उतनी प्राप्त होगी, और यदि हम ताप बढ़ा रहे हैं तो ऊष्मा देनी पड़ेगी, है ना। तो ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसको CV से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी जो ऊष्मा है वो है स्थिर दाब पर। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, और ये हम एक बार फिर कहेंगे ये गैसों के लिए है, न कि ठोसों या द्रवों के लिए। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, इसको हम CP से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां भी इसी तरह से लिख देंगे, क्या, स्थिर दाब पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान 1 किलोग्राम या 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस गैस की स्थिर दाब पर
उस गैस की स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है। तो देखिए, चाहे ये स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा हो, चाहे स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा हो, दोनों का जो है मात्रक, विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक है वही यहां भी रहेगा, मात्रक तो नहीं बदलेगा। बस यहां पर हमने दूसरे केस में क्या किया है कि दाब को स्थिर रखा है। मतलब ये सिलेंडर जिसमें हमने गैस ली थी, इसमें जो पिस्टन लगा हुआ, जो कि यहां पर पिस्टन फिक्स था, यहां पर ये पिस्टन जो होगा फिक्स नहीं होगा, चलायमान होगा। और क्योंकि मान लिया ये हम प्रयोग जो कर रहे हैं ऊष्मा देने का, वो एक वायुमंडलीय दाब पर कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जैसे हम ऊष्मा देंगे तो गैस का आयतन निश्चित रूप से बढ़ेगा, तो पिस्टन ये बाहर की तरफ निकलेगा। हमने यहां पर भी गैस जो ली है वो 1 ग्राम या 1 किलोग्राम ली है, ताप में जो वृद्धि करनी है वो 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करनी है। तो जब हम यहां पर गैस सप्लाई करेंगे तो इस गैस का टेम्परेचर नापने के लिए हमने थर्मामीटर लगा रखा होगा, और जब ताप जो है इसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा तो उस बीच जितनी ऊष्मा दी जाएगी वही इस गैस की स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा होगी। यहां पर एक चीज नोटिस की होगी कि ये देखिए पिस्टन बाहर की तरफ खिसकेगा, अर्थात दी गई ऊष्मा दो तरह से प्रयुक्त होगी। इसको यदि समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा सीपी का मान, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान उसके स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा के मान से अधिक क्यों होता है, सीपी का मान सीवी से बड़ा क्यों होता है, ये इसको समझना है। तो देखिए, जब गैस को हम यहां पर ऊष्मा देंगे तो इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, यहां भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। तो इस गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा देनी पड़ेगी वो हमें उतनी ही देनी पड़ेगी जितनी की यहां पर दी है ना। लेकिन अब यहां पर अतिरिक्त क्या हो रहा है कि ये जो है पिस्टन बाहर की तरफ चल रहा है, खिसक रहा है, तो दी गई ऊष्मा जो है इस बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य भी कर रही है। ताप तो बढ़ा ही रही है, साथ में बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य भी कर रही है, इसलिए सीपी का मान अधिक है सीवी से। यही बात लिखनी है यहां पर। सीपी का मान सीवी से बड़ा क्यों? जब स्थिर दाब पर किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो दी गई ऊष्मा दो प्रकार से प्रयुक्त होती है। कैसे? नंबर 1, गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। दूसरा क्या है? बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करने के लिए। तो स्थिर आयतन पर क्या था कि आयतन स्थिर था, इसलिए दी गई ऊष्मा कोई कार्य नहीं कर रही थी, केवल ताप बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो रही थी। जबकि स्थिर दाब पर क्या हो रहा है कि गैस का ताप तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, साथ में दी गई ऊष्मा बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य भी कर रही है, इसलिए सीपी का मान सीवी से अधिक होगा। अतः सीपी का मान सीवी से अधिक होगा। कितना अधिक होगा? जितना ये बाह्य दाब
के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, दी गई ऊष्मा द्वारा उतना अधिक होगा, है ना। सीपी का मान सीबी से अधिक होगा। ये यहां पर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के फिर इसका थर्मोडायनामिक्स में, उष्मागतिकी में प्रयोग होगा। तो सीपी का मान सीबी से अधिक है। कितना अधिक है? जितना कि जो है दी गई ऊष्मा बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य कर रही है, उतना अधिक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि सीपी का मान सीबी से अधिक क्यों है। अब हम बात करेंगे गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्माएं भी होती हैं। अंतर बस क्या है कि यहां पर गैस का हमने द्रव्यमान जो लिया है वो एकांक द्रव्यमान लिया है, वहां पर हम ग्राम मोल कर देंगे, 1 ग्राम मोल। जैसे हमें गैस की विशिष्ट ऊष्मा स्थिर दाब पर निकालनी है, तो यहां पर एकांक द्रव्यमान की जगह पर 1 ग्राम मोल कर दें। स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा गैस की स्थिर दाब पर जो है मोलर विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी। ये स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर, मोल के पदों में गैसों का मान अधिकतर मोल्स में दिया रहा होता है, इसलिए मोल के आधार पर, है ना, यदि हम इसको परिभाषित करें तो स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस गैस की स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसी तरह से आयतन के लिए भी जहां पर हमने 1 ग्राम लिखा है वहां पर 1 ग्राम मोल कर दीजिए। बस संबंध लिख लेते हैं कि किस तरह से जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा और सामान्य विशिष्ट ऊष्मा से संबंध है वो लिख देते हैं। वो मैंने यहां पर लिख भी रखा है कि मोलर विशिष्ट ऊष्मा बराबर होती है गैस का अणुभार गुणा विशिष्ट ऊष्मा, है ना, सामान्य वाली। तो मोलर स्थिर दाब पर, पहले स्थिर आयतन का लिख लेते हैं, स्थिर आयतन पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा बराबर हो जाएगी गैस का अणुभार गुणा सीबी। मतलब यहां पर मोलर वाले को हम कैपिटल सीबी से प्रदर्शित करते हैं और गैस का अणुभार मान लिया कैपिटल एम है इंटू सीबी, जो हमने 1 ग्राम के लिए परिभाषित किया है उसका मान यहां पर रख देंगे। तो जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी स्थिर आयतन पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा गैस का अणुभार गुणा जो 1 ग्राम के लिए विशिष्ट ऊष्मा परिभाषित की गई उसका मान से गुणा कर दीजिए। उसी तरह से स्थिर दाब पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा बराबर हो जाएगी सीपी, बराबर हो जाएगी, कैपिटल सी और पी है, पी तो स्मॉल है लेकिन यहां पर गैस का अणुभार गुणा सीपी, ये संबंध है। अब बात करते हैं, एक यंत्र होता है छोटा सा जिसको कि हम ऊष्मामापी कहते हैं, कैलोरीमीटर, इंग्लिश में कहते हैं ऊष्मामापी, कैलोरी मीटर। ये होता क्या है, एक देखिए, इसको कोई परीक्षा में तो पूछा नहीं जाता कि उसमें कैलोरी मीटर क्या होता है, इसको बस समझ लीजिए। देखिए, ये एक तांबे का बना हुआ बेलनाकार बर्तन होता है, इस तरह से ये तांबे का बना हुआ है, इसके अंदर एक जो है मुड़ा हुआ तार पड़ा रहता है। इस तरह से कोई भी प्रयोग हमें करना होता है तो इसमें वो पदार्थ या द्रव भरते हैं और इससे संबंधित जो भी प्रयोग करने होते हैं वो करते हैं। ये जो तार पड़ा हुआ मुड़ा हुआ, इसका काम है इसको चलाना, इसके अंदर भरे गए द्रव को जो है चलाना, जिससे कि पूरे द्रव का ताप समान हो सके।
और क्या होता है कि इस बेलनाकार बर्तन को जो है एक ऊनी कपड़े से यानी एक कंबल से लपेट करके रखा जाता है। इसके चारों तरफ जो है हम कंबल का टुकड़ा लपेट देते हैं और फिर इसको एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर रख देते हैं। और लकड़ी के बॉक्स में ऊपर लकड़ी का ही एक ढक्कन लगा होता है, ऊपर छेद होता है, छेद से ये तार निकला रहता है। इस ऊपर वाले ढक्कन को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, तो इसको हम ऊष्मामापी कहते हैं। ये जो पूरा अरेंजमेंट है उसको ही हम ऊष्मामापी कहते हैं। तांबे का बर्तन है, बेलनाकार इसका आकृति है और जो इसके अंदर एक मुड़ा हुआ तार पड़ा हुआ है वो भी तांबे का ही है। इसको लपेटा गया है एक कंबल के टुकड़े से, जिससे कि इसके अंदर से अथवा इसके अंदर की ओर जो है ऊष्मा का आदान प्रदान न हो सके। न तो बाह्य वातावरण में ऊष्मा इससे बाहर जा सकेगी और न ही बाह्य वातावरण से इसके अंदर ऊष्मा आ सकेगी। ऐसा करने के लिए ही हमने इसको कंबल से लपेटा है। अब हम जो मेन हमारा है वो कैलोरीमिति का सिद्धांत है, उस पर आते हैं। देखिए, कैलोरीमिति का सिद्धांत जो है क्या है कि देखिए, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, इस गर्म वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में इसका ताप कम है यदि रखा जाए तो ये गर्म वस्तु जो है उस दूसरी वस्तु को अपनी ऊष्मा स्थानांतरित करती है और तब तक करती रहती है जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। तो इस सिद्धांत के अनुसार जिस वस्तु का ताप अधिक है उसके द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर होती है दूसरी वस्तु जिसका ताप कम है द्वारा ली गई ऊष्मा के। और कंडीशन यहां पर यही है कि यदि बाह्य वातावरण में न तो ऊष्मा का कोई आदान प्रदान, मतलब बाह्य वातावरण में ऊष्मा का आदान प्रदान न हो, केवल उन्हीं वस्तुओं के बीच, उन्हीं दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। बाह्य वातावरण में ऊष्मा का आदान प्रदान बिल्कुल न हो तो वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर होता है दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। तो ये देखिए कैलोरीमिति का सिद्धांत। जब दो वस्तुएं ए तथा बी इनके की ताप क्रमशः T1 तथा T2 है और ऐसा हम मानते हैं कि T1 बड़ा है T2 से। वस्तुओं के द्रव्यमान ये हम मान ले रहे हैं, मान लिया, माना कर देते हैं। माना जब दो वस्तुएं ए तथा बी की ताप इतने हैं तथा द्रव्यमान M1 तथा M2 है। इन वस्तुओं की विशिष्ट ऊष्माएं क्रमशः C1 तथा C2 है। अतः कैलोरीमिति के सिद्धांत के अनुसार और यहां पर देखिए ये कंडीशन है कि बाह्य वातावरण में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं है, ये कंडीशन है। तो कैलोरीमिति के सिद्धांत के अनुसार वस्तु ए द्वारा दी गई ऊष्मा
बराबर हो जाएगी वस्तु बी द्वारा ली गई ऊष्मा। तो दी गई या ली गई ऊष्मा के लिए फार्मूला क्या है, Q बराबर होता है mc डेल्टा टी। तो इसने कितनी ऊष्मा दी गई होगी, देखिए जब ये वस्तु दी अपनी ऊष्मा देगी ए को, तो इसका ताप गिरेगा, और जबकि दूसरी वाली वस्तु का ताप जो है बढ़ेगा, है ना। तो मान लिया जो है साम्यावस्था में, यानी जब ऊष्मा का आदान प्रदान रुक गया और एक स्थिर ताप पर दोनों वस्तुएं आ गई, वो ताप जो है यदि T है, तो यदि स्थिर साम्यावस्था लिख देते हैं उसको, साम्यावस्था में वस्तुओं का ताप T है, तो क्या होगा कि जो पहली वाली वस्तु जिसका ताप अधिक है, इसका ताप गिर करके कितना हो जाएगा, T हो जाएगा, और दूसरी वाली वस्तु का ताप बढ़कर के T हो जाएगा। तो ये देखिए वस्तु ए द्वारा दी गई ऊष्मा कैसे निकालेंगे, वस्तु ए का द्रव्यमान गुणा वस्तु ए की विशिष्ट ऊष्मा गुणा तापांतर। ताप कितना अंतर हो जाएगा, T1 पहले था अब T हो गया, बराबर हो जाएगा वस्तु बी का द्रव्यमान गुणा वस्तु बी की विशिष्ट ऊष्मा गुणा, अब उसका ताप बढ़ गया है, तो T जो अंतिम ताप होगा दोनों का, वो जो है T2 से तो ज्यादा ही होगा, है ना। तो T माइनस T2 लिखेंगे यहां पर, ये ध्यान देना है यहां पर कि जो अंतिम ताप होगा, वो जो T प्राप्त होगा वो दूसरी वाली वस्तु के ताप से अधिक होगा। तो हम यहां पर T में से T2 को माइनस करेंगे। तो इस सिद्धांत के आधार पर हम कुछ न्यूमेरिकल करना सीखेंगे, और इस तरह के न्यूमेरिकल आ भी सकते हैं परीक्षा में। तो ये है हमारा कैलोरीमिति का सिद्धांत, यानी दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, है ना। और शर्त है कि बाह्य वातावरण में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा कि जो ऊष्मा मापी है, जिसको हम कैलोरीमीटर कहते हैं, वो जो है इस तरह के प्रयोगों को करने में प्रयुक्त होता है। तो जब हम कोई मान लिया गर्म वस्तु उसमें डालेंगे, बर्तन है ना, तो उसका ताप भी बढ़ेगा, वो भी कुछ ऊष्मा लेगा, है ना। बर्तन भी कुछ ऊष्मा अवशोषित करेगा। तो कितनी ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, उसकी गणना के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक मालूम होना चाहिए। तो ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक क्या होता है, ये मैंने नोट कर रखा है, यहीं से देख लेते हैं कि ये, और उसको निकाल लेते हैं, सब फार्मूला निकाल लेते हैं, उसको समझ लीजिए कैसे आता है वो फार्मूला। देखिए ये जो चीजें हैं न्यूमेरिकल के लिए है, और अपनी फिजिक्स को, भौतिक विज्ञान को मजबूत बनाने के लिए है ना। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब बातें आनी ही चाहिए। तो ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक क्या होता है, ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक जल के उस द्रव्यमान के बराबर है जिसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ऊष्मा की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि ऊष्मा मापी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है। अब जैसे मान लिया ऊष्मा मापी तांबे की बनी हुई है, तो तांबे की हमें विशिष्ट ऊष्मा मालूम होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या सूत्र निकल करके आता है। माना ऊष्मा मापी का द्रव्यमान m है तथा इसके पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा C है। यदि इसे ऊष्मा Q दी जाती है, तो जिससे इसका ताप डेल्टा T
बढ़ जाता है। अतः Q बराबर हो जाएगी mc डेल्टा टी। समीकरण 1, यदि ऊष्मा की यही मात्रा W ग्राम जल का ताप भी डेल्टा टी, यदि ऊष्मा की यही मात्रा W ग्राम जल का ताप भी डेल्टा टी, ताप में डेल्टा टी की वृद्धि करे तो क्या होगा? Q बराबर हो जाता है, या अब W ग्राम है, पानी हमने कितना लिया? W ग्राम लिया, और पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1 होती है, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, और डेल्टा टी वही है। तो ये समीकरण 2 हो गया। तो जितनी ऊष्मा हमने इस कैलोरी मापी के यम द्रव्यमान को दी थी, उतनी ही ऊष्मा हमने W ग्राम पानी को, जल को दी है, और ताप में उतनी ही वृद्धि। देखिए परिभाषा के अनुसार हम कर रहे हैं। क्या ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक जल के उस द्रव्यमान के बराबर होता है जिसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ऊष्मा की उतनी ही मात्रा की आवश्यकता होती है जितना कि ऊष्मा मापी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो हमने 1 डिग्री की जगह पर हमने डेल्टा टी लिख रखा है ना, जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो समीकरण 1, 2 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये देखिए W गुणा डेल्टा टी बराबर हो जाएगा m c डेल्टा टी। डेल्टा टी डेल्टा कट गया, W बराबर हो गया m गुणा c। तो जल तुल्यांक जो है कैलोरी मीटर का या ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक, ये ऊष्मा मापी के पदार्थ का जल तुल्यांक है। W बराबर होता है, m क्या है? वही ऊष्मा मापी का ही तो द्रव्यमान है, का द्रव्यमान गुणा पदार्थ, ऊष्मा मापी के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा मापी के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। देखिए ये फार्मूला हो गया। ये है क्या? जल तुल्यांक है ऊष्मा मापी का, या ऊष्मा मापी के पदार्थ का जल तुल्यांक बराबर होता है ऊष्मा मापी का द्रव्यमान गुणा उसके पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, यानी द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा। और द्रव्यमान किसका है? ऊष्मा मापी का है। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? जिस पदार्थ का वो ऊष्मा मापी बना हुआ है, तांबे का बना हुआ है, तो तांबे की विशिष्ट ऊष्मा से गुणा करके हम उसका जल तुल्यांक निकाल लेंगे। परिभाषा के अनुसार इस तरह से ये फार्मूला आ जाता है। अब हम बात करेंगे अवस्था परिवर्तन की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब किसी वस्तु या के पदार्थ का अवस्था परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन का मतलब जब वो ठोस से यदि द्रव में परिवर्तित हो रहा हो या द्रव से गैस अवस्था में जा रहा हो, तो उस समय अवस्था परिवर्तन के समय दी गई ऊष्मा उसके ताप में वृद्धि नहीं करती, तो कहां चली जाती है? वो गुप्त हो जाती है, छुप जाती है। तो आइए समझते हैं वो क्या होती है अवस्था परिवर्तन। देखिए अवस्था परिवर्तन, जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो, द्रव में या द्रव पदार्थ गैस में परिवर्तित हो, इसका उल्टा भी संभव है ना, हो, तो
अवस्था परिवर्तन के समय दी गई ऊष्मा पदार्थ का ताप नहीं बढ़ाती है। तो जाती कहां है? कहां जाती है? ताप तो बढ़ नहीं रहा, ऊष्मा हम लगातार दे रहे हैं। यानी जब कोई ठोस पदार्थ पिघलने लगता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर दी गई ऊष्मा उसका ताप नहीं बढ़ाती है, जब तक कि सारा पदार्थ जो है द्रव अवस्था में न बदल जाए, है ना। तो ताप नहीं बढ़ाती है। अतः क्या कहें, यहां पर दी गई ऊष्मा पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करने में व्यय होती है। तो कहां जाती है? जो उस पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, उनको तोड़ने में, उनके विरुद्ध कार्य करने में व्यय होती है। उसका ताप नहीं बढ़ता, चाहे वो वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल रही हो या द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल रही हो। जैसे पानी है, ठोस अवस्था बर्फ है, बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको गर्म करें तो जब तक पूरा जो है बर्फ जो है पिघल नहीं जाता, तब तक उसका ताप नहीं बढ़ेगा, 0 से 0 ही रहेगा। इस बीच जो ऊष्मा तो लगातार हम दे रहे हैं, तो जो दी गई ऊष्मा है वो जल के या बर्फ के जो अणु हैं, उनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है उसके विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो रही है। या कहें बर्फ के अणुओं की जो है बर्फ के अणुओं की ऊर्जा बढ़ाने में, विशेष करके स्थितिज ऊर्जा बढ़ाने में खर्च हो रही है, ऐसा कहें। या फिर कहें कि जो है दी गई ऊष्मा जो है वो पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो रही है। तो जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो या द्रव पदार्थ गैस में परिवर्तित हो, तो अवस्था परिवर्तन के समय दी गई ऊष्मा पदार्थ का ताप नहीं बढ़ाती। यहां पर दी गई ऊष्मा पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करने में व्यय होती है। या कहें कि पदार्थ के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा बढ़ाने में व्यय होती है, इसीलिए ताप नहीं बढ़ता, है ना। तो ये कारण समझ में आ गया होगा ताप क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि दी गई जो है ऊष्मा है वो कहीं दूसरी जगह खर्च हो रही है। उस पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो रही है, या कहें पदार्थ के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा बढ़ाने में व्यय हो रही है, इसलिए उसका ताप नहीं बढ़ता। तो ये जो है इस ऊष्मा को जो अवस्था परिवर्तन के समय दी जाती है, वो उसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय दी गई ऊष्मा उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, क्योंकि भाई या तो वस्तु ठोस से द्रव में जा रही होगी या द्रव से ठोस में आ रही होगी। उसी तरह से या तो वस्तु जो है द्रव से गैस में जा रही होगी, गैस अवस्था में जा रही होगी, या फिर गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में आ रही होगी। यानी जब ठोस से द्रव में जाएगी तो उसमें देनी पड़ेगी, उल्टा यदि द्रव से ठोस में बदलेगी तो फिर हमें ऊष्मा प्राप्त होगी। उसी तरह से यदि वस्तु द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जा रही है तो हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, और यदि गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में आ रही है तो ऊष्मा प्राप्त होगी, है ना। तो 2 प्रकार की होती है। वो कौन कौन है उसकी बात करते हैं। वो है, एक तो है
गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी परिभाषा लिख दीजिए, किसी ठोस पदार्थ की 1 किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम द्रव्यमान का किसी ठोस पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके गलनांक पर पूर्णतया द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या है कि किसी ठोस पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके गलनांक पर पूर्णतया द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसे बर्फ की जो है गलन की गुप्त ऊष्मा, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा जो होती है 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम बर्फ को पूर्णतया जल में परिवर्तित करने के लिए 80 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। इसको जूल में भी लिख सकते हैं। 3.33 इंटू 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। उसी तरह से बाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, और इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे इसको परिभाषित किया है वैसे हम इसको भी परिभाषित कर सकते हैं। बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, देखिए किसी द्रव पदार्थ है ना, क्योंकि ये द्रव से गैस में बदलेगा ना यहां पर, तो किसी द्रव पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक पर पूर्णतया गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या है कि किसी द्रव पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक पर पूर्णतया गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसे जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो होती है, जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 539 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, और इसको जूल में बदलें तो 22.6 × 10⁵ जूल
प्रति किलोग्राम। तो ये जल की बाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, कैलोरी के पदों में या जूल के पदों में। जब भी इससे संबंधित कोई प्रश्न होते हैं तो इसमें जो है ये मान दिए रहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा वगैरह याद रखें कि जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है ग्राम में यदि जल का मान दिया गया है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस विशिष्ट ऊष्मा जल की होती है। बाकी प्रश्नों में ये चीजें दी रहती हैं जब कोई आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यदि मान लिया कोई अवस्था परिवर्तन के समय दी गई ऊष्मा निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? अवस्था परिवर्तन के समय दी गई ऊष्मा यदि निकालनी है, Q बराबर होता है द्रव्यमान गुणा गुप्त ऊष्मा। Q बराबर होता है m इंटू एल। अब एल क्या है? ये या तो भाई गलन की गुप्त ऊष्मा होगी या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होगी। मान लिया यदि जल है और जल का 1 किलोग्राम को पूर्णतया वाष्प में परिवर्तित करने के लिए यदि हमें दी गई ऊष्मा की मात्रा निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? m की जगह 1 किलोग्राम रखेंगे गुणा इसकी जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है उससे गुणा कर देंगे। जूल में है तो जूल वाला मान रखेंगे और कैलोरी या किलो कैलोरी के पदों में निकालना है तो हमें कैलोरी वाला मान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से अवस्था परिवर्तन के समय दी गई ऊष्मा निकालने के लिए हम ये सूत्र प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा यदि वस्तु का ताप बढ़ रहा है, उस समय कितनी ऊष्मा दी जा रही है, उसके लिए फार्मूला यूज करते हैं एम सी डेल्टा टी। सी क्या है? विशिष्ट ऊष्मा है, एम द्रव्यमान है और ताप में जब वृद्धि हो रही होती है। केवल अवस्था परिवर्तन में ही तो ताप वृद्धि नहीं होती, इसके अलावा तो ताप में वृद्धि होती है, उसके आधार पर दी गई ऊष्मा निकाल सकते हैं। तो इस पर आधारित कुछ विशेष बेसिक प्रश्न हम जरूर डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करिए दोस्तों में, बताइए कि इससे आपको पूरा बेसिक A to Z समझ में आएगा। जो भी सिलेबस में है आपके वो पूरा जो है डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।